एक रोज इस लड़के की माँ हमारे घर आ ही गई। रुपए पैसे के लिहाज से ये घराना आसूदा हाल था। चंद रोज बाद बात पक्की हो गई। मैं मुतमईन हो गई। अम्मी ने मुझे कहा कि मैं कोठे पर कदकड़े लगाने छोड़ दूं। मैंने छोड़ दिए। फिर मेरी शादी हो गई। वो फिल्मों और फिल्मी गानों का जमाना तो नहीं था, लेकिन मेरे दूल्हा ने जज्बाती मकालमों में मोहब्बत का इजहार किया। इनसे मुझे यकीन हो गया कि वो मुझे दिलो जान से चाहता है और मैं उसकी पसंद की बीवी हूँ। औरत ख्वाह गरीब हो, उससे खामन दिलो जान से चाहे तो वो अपने आप को मलिका समझती है। मैंने ये देखने की जरूरत ही महसूस ना की कि इस घर में कितनी कुछ आसूदा हाली है। मेरे लिए यही खुशी काफी थी कि जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी थी वो दिली तौर पर मेरा था और मैं उसे रूहानी तौर पर चाहती थी। लेकिन उसकी एक आदत मुझे पसंद नहीं थी। वो घर वालों से अपना कोई फैसला नहीं मनवा सकता था। घर में उसकी माँ का हुक्म चलता था। मेरा खामंद कमाने वाला आदमी था। मेरा ससुर जमीनों की देखभाल करता था। मेरे खामंद की आमदनी और जमीनों की आमदनी मेरी सास की तहवील में रहती थी। मुझे मैके जाना होता तो सास फैसला करती कि जाऊं या ना जाऊं। अगर जाऊं तो कब और कितने दिनों के लिए जाऊं। जब मैं जाती थी तो सास खास तौर पर हिदायत देती कि छत पर ज्यादा ना चढ़ना। वो ये ध्यान भी रखती थी कि मेरा खामंद मेरे पास ज्यादा देर ना बैठे। मैंने किसी पाबंदी को नापसंद ना किया। जो हुक्म मिलता वो बजा लाती थी। शादी को 3 साल गुजर गए तो सास और ननदों ने मुझे घूरना और ऊपर तले से देखना शुरू कर दिया, मगर मुझ में उसके कोई आसार नहीं थे जिसे वो देखने को बेताब थी। फिर एक और साल गुजर गया और जब ये साल भी गुजर गया तो सास खिंची खिंची सी रहने लगी। 5 सालों में मुझे रवाज के मुताबिक 3 नहीं तो 2 बच्चों की माँ बन जाना चाहिए था, मगर मेरी गोद हरी होने का कोई इशारा नहीं मिल रहा था। औरत में कितनी ही खूबियां क्यों ना हो, अगर वो बच्चे नहीं जन सकती तो एक पैसे की नहीं। हमारे यहाँ कोई बात सीधे साधे अल्फाज में नहीं कही जाती, इशारों में बातें की जाती हैं। नाराजगी का इजहार तानों की जुबान में किया जाता है। यही अंदाज मेरे ससुराल में इख्तियार किया गया। मैं ये तो जानती थी कि मैं ससुराल को और अपने वालिदैन को भी मायूस कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि 5 साल में एक बच्चा ना जनना संगीन जुर्म है। एक रात खामन ने मुझसे पूछा कि मुझे कोई अंदरूनी तकलीफ है या कभी रही है। मैंने उसे बताया कि मुझे ये तो मालूम नहीं कि मेरे अंदर क्या है, लेकिन मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। उसने बताया कि उसकी माँ बहुत परेशान है कि अभी तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। मैं आदत के मुताबिक हंस पड़ी और कहा, आप जरूर मुझे मुसीबत में डालना चाहते हैं। बच्चे पैदा करने को सारी उम्र पड़ी है, 2-4 साल और आजादी से हंस खेल लें। वो मेरे जरा से मजाक से कहका लगाया करता था, संजीदा रहा। वो परेशान था, कहने लगा, ये मजाक नहीं, बच्चा पैदा होना चाहिए। तो मुझे कोई और तरीका बताएं। मैंने उसे कहा, बच्चा पैदा करना हम दोनों का काम है। कोताही ना आपकी तरफ से हो रही है ना मेरी तरफ से। तरीका ये है कि मैं तुम्हारा मुआयना करवाऊंगा। उसने 30 मील दूर के एक शहर का नाम लेकर कहा, वहाँ एक बहुत काबिल लेडी डॉक्टर है, अगले इतवार चलेंगे। जरूर चलेंगे, मैंने कहा, इसी बहाने सैर सपाटा हो जाएगा। दूसरे दिन एक दाई आ गई। सास ने मुझे उसके साथ कमरे में भेज दिया। उसने मेरा मुआयना किया, कई बातें पूछी। मुझे मालूम नहीं उसने मेरी सास को क्या राय दी थी। मुझे उसने जरूर तसल्ली दी थी। उसी रोज मेरे लिए देसी दवाइयाँ आ गई, कोई कड़वी, कोई कसैली और कोई मीठी ना कड़वी। काढ़े मुझे ऐसे पिलाए गए कि मेरा सर चकराने लगा। इतवार की सुबह खामन मुझे रेलगाड़ी से उस शहर ले गया जहाँ लेडी डॉक्टर थी। उसे ढूंढ निकाला। उसने मेरा मुआयना किया। मुझसे जो पूछा मैंने बताया। उसने अपनी राय दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उससे शिकायत की कि मुझे कुछ देसी दवाइयाँ दी जा रही हैं जो मुझे ठीक नहीं रहने देंगी। मैंने उसे दवाइयों के असरात भी बताए। मैं खुदा की मर्जी में दखल नहीं दे सकती, लेडी डॉक्टर ने खामन से कहा। मेरे मुआयने के मुताबिक ये बच्चे पैदा करने के काबिल है। आप इसे जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो फौरन बंद कर दें, वरना इसकी अंदरूनी हालत बिगड़ जाएगी और इसकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। उसने एक डॉक्टर का नाम पता देकर मेरे खामन से कहा, आप इस डॉक्टर के पास चले जाएं और अपना मुआयना करा लें। हो सकता है आप में कोई नुक्स हो। मैं हर लिहाज से ठीक हूँ, मेरे खामन ने कहा। किसी डॉक्टर ने बताया है? लेडी डॉक्टर ने पूछा। मैं खुद जानता हूँ, मेरे खामन ने जवाब दिया। आप इसमें अपनी तौहीन महसूस ना करें, लेडी डॉक्टर ने हंसकर कहा। कुदरत बाद मर्दों को इस वसत से महरूम रहती है। बाज नकाइस दवाइयों से ठीक हो जाते हैं या ये मालूम हो जाता है कि बीवी को जगह जगह लिए फिरने और उसे गर्म सर्द दवाएं देने की जरूरत नहीं, बल्कि वो ठीक है। मेरे खामन ने उसकी बात ना मानी। हम बाहर आए तो मैंने उससे कहा कि लेडी डॉक्टर ठीक कहती है, हो सकता है आप में ही कोई नुक्स हो। चलो वापस चलें, ये डॉक्टर इसका कोई अपना आदमी होगा, उसने झुंझलाकर कहा। उसे भी फीस दिलाना चाहती होगी। हम वापस आ गए। सास और ननदों ने मुझे घेर लिया। मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि मुझ में ऐसा कोई नुक्स नहीं और लेडी डॉक्टर ने इन्हें कहा है कि अपना मुआयना कराएं। ये सुनते ही तीनों माओ बेटियों ने बेयाक वक्त कहा, लो और सुन लो। फिर सास बोली, अल्लाह मेरे बच्चे को बुरी नजर से बचाए, दीवार को धक्का दे तो गिरा दे, इसमें भला क्या खराबी हो सकती है, तुम दाई की दवाइयाँ लेती रहो। वो तो लेडी डॉक्टर ने बंद करने को कहा है। मैंने कहा, मैंने उससे बताया था कि इन दवाइयों से मुझे चक्कर आते हैं और मेरी सेहत गिरती जा रही है। रात को खामन ने मुझसे पूछा कि मैंने इसकी माँ और बहनों को ये तो नहीं बताया कि लेडी डॉक्टर ने इसे डॉक्टर के पास जाने को कहा है। मैंने कहा कि मैंने बता दिया है। वो सख्त बरहम हुआ और बोला, ये तूने क्या हमाकत की, वो समझेंगी कि मैं मर्द नहीं।
नहीं हूँ। बच्चे पैदा करने के अलावा मर्द में कोई और वसफ भी होना चाहिए। मैं उससे जरूर कहती अगर मुझे इस शख्स से मोहब्बत ना होती। घर में कमाने वाला मर्द अपनी जरा सी बात भी ना मनवा सके वो क्या मर्द हुआ। मैंने उसे राजी करने की बहुत कोशिश की कि वो डॉक्टर के पास चला जाए, हो सकता है उसी में कोई ऐसा नुक्स हो जो दवाइयों से ठीक हो जाए, मगर उसने साफ जवाब दे दिया। उसके जवाब में मर्दों वाली हाकमियत और रोब नहीं था, यही उसमें कमजोरी थी कि वो दबा दबा रहता था। मेरे साथ बाज बातें अर्ज और इल्तिजा के लहजे में किया करता था। मैं अक्सर सोचती और परेशान भी हो जाया करती थी कि इसमें ये कमजोरी क्यों है। मैं तो उसे हर लिहाज से मर्द समझती थी, कद काठ और चेहरे मोहरे और सेहत के लिहाज से वो अच्छा था और मुझे अच्छा लगता था, लेकिन इतना ज्यादा आजिज और इनकिसारी मुझे अच्छा नहीं लगता था। माँ ने कोई बात कही तो वो दब गया, बहनों ने कुछ कहा तो खामोश हो गया, मैंने कुछ कहा तो उसने यतीमों की सी सूरत बना ली। डॉक्टरी मुआयने के सिलसिले में भी उसका रवैया यही था, जैसे कोई बच्चा कड़वी दवाई और इंजेक्शन की सुई से डरकर मुंह बसोर के कहे कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। मर्द में आजी और इनकिसारी हो, इसमें दबदबा हो, वो हर हाल में औरत का हाकम और घर का बादशाह होता है। जिस खामद के पास इतनी अकल ना हो कि वो दलाइल से अपनी बीवी से अपनी बात मनवा ले, वो गाली गलोच पर या मार्केटाई पर उतर आता है। और मेरे खामद की कबील के मर्द हथियार डालकर और मोहब्बत के दर्दनाक और जज्बाती मुकालमे बोलकर अपनी बात मनवा लेते हैं। सर ख्वाह बीवी का फट रहा हो वो अपना सर दबवा लेते हैं। कहते हैं मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तुमने देखा होगा एक पहिए की हवा निकली हुई हो फिर भी गाड़ी चलती रहती है। चार दीवारी की दुनिया में ज्यादातर गाड़ियाँ ऐसी ही होती हैं जिनका एक टायर फ्लैट होता है। डॉक्टर कहते हैं कि बीवी हर लिहाज से सही है, खामद अपना मुआयना और इलाज कराए, और खामद बीवी को डांट पिला देता है कि मैं सही हूँ, तुम अपना इलाज करवाओ। मेरे ससुराल ने भी ये मशवरा कबूल ना किया कि उनका बेटा अपना मुआयना कराए। उन्हें डर था कि लोग सुनेंगे तो बातें बनाएंगे। हालांकि जिसकी बातों का इन्हें डर होना चाहिए था वो मैं थी, लेकिन मेरे पास बातें बनाने का कोई जवाब ही नहीं था। मैंने एक रोज अपने खामद से कह दिया कि मेरे लिए आप मुकम्मल मर्द हैं, लेकिन कुदरत के खेल निराले होते हैं। आप भी कोई चारा करे, दवाइयाँ जो आप मेरे अंदर ठोंस रहे हैं वो आप खुद खाएं, और हम दोनों खुदा के हुजूर दुआ करेंगे, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। इसका रद्द-ए-अमल ये था कि मुंह और आंखें खोले वो मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। वो फिर भी मुझे अच्छा लगता था। मैंने इसे शादी से पहले पसंद किया था, लेकिन मुझे ये सोच भी नहीं आई कि रफीक या रफीका हयात को पसंद करने के लिए सिर्फ शक्ल सूरत और कद काठ और घराने की खुशहाली बदहाली ही नहीं देखना चाहिए। ये सब बाद की बातें हैं। मर्द वही काबिल कबूल नहीं होता जिसमें मवेशियों जैसे औसाफ हों। अगर मर्द में खुद एतमादी और फैसला करने की अहलियत नहीं तो वो कुछ भी नहीं। इस लिहाज से मेरा खामद कुछ भी नहीं था। इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने अपने आप में खुद एतमादी और फैसले की अहलियत पैदा कर ली, लेकिन सास और ननदों ने मुझे जल्दी ही एहसास दिला दिया कि इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ इतनी है कि घर का कामकाज उनकी मर्जी और उनके हुक्म के मुताबिक करूं और बच्चे जनूं। मैंने एक रोज खामद से कहा कि हम अलग रहें तो बेहतर रहेगा, शादी करके मियाँ बीवी को अलग हो जाना चाहिए। मेरे खामद को मेरा मशवरा पसंद न आया, क्योंकि मैं दस्तूर के खिलाफ बात कर रही थी जो हमारी दुनिया में राइज है। छोटे से मकान में 3-4 भाइयों की शादी हो जाती है तो माँ बाप उन्हें इसी मकान में रहने पर मजबूर करते हैं, और कोई बेटा इसलिए अलग नहीं होता कि लोग कहेंगे माँ बाप को बुढ़ापे में धोखा दे गया। ऐसे घरों में हालत ये होती है कि दूल्हा दुल्हन चोरी छुपे मिलते हैं कि कोई देख ना ले। इस दस्तूर के तहत मेरा खामद माँ बाप से अलग होने की सोच भी नहीं सकता था। इसका बाप भी बेटे की तरह साइन लोक आदमी था, घर में होते हुए भी गैर हाजिर होता था। वो बातें करता नहीं सुनता था और हूँ हाँ की जुबान में जवाब दिया करता था। मेरी अम्मी तो और ज्यादा परेशान थी। इस घर गई तो अम्मी रो पड़ी, कहने लगी कि तुम्हें 100 बार कहा था कि आराम से बैठा करो, कोठों पर उछल कूद और फसीलों पर चढ़ चढ़कर इधर उधर झांकने से लोग ऐसे ठप्पे लगा देते हैं जो सारी उम्र नहीं उतरते। अम्मी ने बताया कि मेरी सास और ननदों ने कहीं ये जाकर कहा है कि लड़की पहले ही दागदार थी, उसने किसी वक्त की कोई ऐसी दवाई खाई है जिससे इसमें अंदरूनी खराबी पैदा हो गई है। मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई। अपनी माँ की परेशानी पर मैं और ज्यादा परेशान हो गई। मैं कोई ऐसी बुद्धू और फोहड़ तो नहीं थी कि ऐसा जलील बोहतान बर्दाश्त कर लेती। ससुराल आकर मैंने सास और ननदों को बिठा लिया और गुस्से को दबाकर आराम से कहा कि उन्होंने मेरे मुतालिक ऐसी जलील बातें क्यों कही हैं। सास ने कानों पर हाथ रखे, कुरान की कसम खाई, अल्लाह रसूल की कसम खाई, पैदा करने वाले की कसम खाई, और ये सारी कस्में एक ही सांस में खाकर इनके खिलाफ वाही तबाही बकनी शुरू कर दी जिन्होंने ये बातें मेरी माँ के कान में डाली थी। मैं उनसे पूछूंगी, मैंने कहा, अगर इन औरतों ने अपने पास से बातें बनाई हैं तो उन्होंने मेरे और आपके दरमियान नाराजगी और बेइत्तेफाकी पैदा करने की कोशिश की है। ना ना ना, सास ने हाथ हिला हिलाकर मुझे नसीहत की। ना पूछना, ये झूठ बकने वाली औरतें तुम्हारे कान में मेरे खिलाफ कोई फितना डाल देंगी। तुम अपना इलाज कराती रहो, मैं तुम्हें खानकाह पर ले जाऊंगी, वहाँ पुराने सूखे पौधे भी हरे हो जाते हैं। मैं उन औरतों के पूछे बगैर ना रह सकी। अम्मी ने इनकी तादाद 3 बताई थी। मैं हर एक के पास गई तो हर एक ने मुझे बताया कि मेरी सास ने मुझ पर बोहतान लगाए हैं। इनमें से
एक ने मेरी सास के खिलाफ बातें करते हुए कहा, ये बुढ़िया शरीफों की बेटियों पर इल्जाम लगाते ये नहीं सोचती कि उसकी अपनी औलाद कौन सी हलाली की है। तुम्हारा ससुर क्यों घर में दुबका रहता है? तुम्हारी सास को भी डॉक्टरों के पास ले जाते रहे थे, सबने कहा इसमें कोई नुक्स नहीं, तुम्हारा ससुर कहता है मैं ठीक हूँ। इनके घर यही झगड़ा रहता था। फिर तुम्हारी सास ने पीपल वाले जोगी के पास जाना शुरू कर दिया। फिर ये जोगी उसके घर आने लगा। इस तरह ये सूखा बूटा हरा हुआ था। तुम तो बच्ची हो, देर से पैदा हुई हो, हमसे पूछो तुम्हारा खामन, देवर और ननदे कहाँ से आई हैं और तुम्हारा ससुर क्यों दुबका रहता है? वो तुम पर इल्जाम क्यों ना लगाए?